हो गया हो गया। चलिएगा बच्चों, नमस्कार, आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, आपकी आज टोटल 5 घंटे की क्लास होने वाली है, तो बिल्कुल अच्छे से रहिएगा। पहले 2 घंटे की क्लास आपकी थर्मोडायनेमिक्स की रहेगी और उसके बाद 9 से 12 हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की, जो आपकी मैराथन क्लास है। तो मनीष कुमार, अनिल, तिंकम भट्ट, गुड इवनिंग, कनेक्ट हो जाइएगा बच्चों। मजा आने वाला है आज के सेशन में। आज के 5 घंटे आपके थर्मो और क्वांटम के नाम और बेहतरीन चलेगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। बिल्कुल जो बच्चा नया आके पढ़ेगा ना, उसको भी समझ आएगा। साहिल, गुड इवनिंग। प्लीज यार आज सेशन को ना शेयर कर दो यार, आज 5 घंटे आपके लिए लेके आया हूँ। प्लीज सेशन को दबा के शेयर कर दो यार, एक बार जोड़ दो यहाँ पे सब बच्चों को, जो भी नहीं आए सबको बुला दो आज। चलिएगा। तो बच्चों, अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। सबको पता है, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग ऐप के ऊपर आपका स्वागत है। और यहाँ पे आपको क्या होता है, बहुत सारी फ्री क्लासेस हमने तो चला रखा है, सफलता बैच। बहुत सारी फ्री क्लासेस इसमें आपको मिलती हैं, यूट्यूब के ऊपर भी मिलती हैं और प्लस आपको ऐप के ऊपर भी लाइव टेस्ट आपके बहुत सारे मिलते हैं। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कनेक्ट हो जाइएगा। दिस इज ऑल अबाउट मी। और यहाँ पे आपको खास बात ये है भाई साहब, आप जाइएगा अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, जय भगवान फॉलो कर लीजिएगा। रोज आपका एडवांस, हर टॉपिक का एडवांस लाइव टेस्ट होता है ऐप के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी। बस जल्दी से कनेक्ट हो जाइएगा, आज मजा आने वाला है आपको। डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ, दोनों टॉपिक आज की क्लासेस जिन बच्चों ने पहले रिवाइज कर रखा है, आज डेफिनेटली आपके दोनों टॉपिक बढ़िया हो जाएंगे। यानी कि मजा, मजे की क्लास रहेगी। मजे मजे में शुरुआत कर रहा हूँ 6 बजे यानी कि दिन के टाइम, और ये खत्म होगी कहानी रात के 12 बजे। सही है। तो बच्चों, आज का आपके लिए मोटिवेशन यही है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। आइएगा, मिलके पढ़ाई करेंगे आज के दिन और बेहतरीन लास्ट तक। चाहिए एक बच्चा ही टिका रहे, मैंने जो बोला हुआ है वो आपका होगा। आज आपका थर्मो प्लस आपकी क्वांटम दोनों बेहतरीन हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। आपके एग्जाम का पूरा डर होता है ना, वो निकल जाएगा इन दो टॉपिक से। सही है। तो चलिएगा बच्चों, लेट्स क्रैक इट। आपको बता देता हूं अब एक काम, सब्सक्रिप्शन आपको कैसे लेना है। सब्सक्रिप्शन फ्री क्लासेस की बात कर रहा हूं मैं, अभी तक मेरा कोई पेड कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है। तो प्लीज जेबी लाइव 10 आप यूज कीजिएगा। जेबी लाइव 10 आपको कोड यूज करना है। हाँ, अभी ज्वाइन कर गए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो शुरुआत करता हूं मैं, जल्दी से सारे के सारे लोग जुड़ जाओ, मजा आएगी, मजा आएगा बच्चों। मैंने कहा था आपके लिए मैं लाइव मिलता रहूंगा 4 से 5 घंटे। आज तो 5 घंटे हमारे डेली होने वाले हैं और मुझे उम्मीद है आप सारे लोग आज सीख के ही जाओगे। चलिएगा, सारे के सारे लोग एक बार कनेक्ट हो जाइएगा, डेफिनेटली आपको मजा आएगा आज के सेशन में। चलिएगा बच्चों, कहानी शुरू करता हूं थर्मोडायनेमिक्स की। लो जी, थर्मोडायनेमिक्स बच्चों, अभी तक जो आपका रिवीजन हुआ है, मुझे लगता है उसमें आपको किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक टॉपिक का हिसाब होना चाहिए आज। सबसे पहली बात थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, और जिन बच्चों के जो डाउट मुझे मिले हैं थर्मो से रिलेटेड, उन टॉपिक को मैं बेहतरीन पूरा आज करवाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात, थोड़ा सा देखो बच्चों, पहले का थर्मो और इससे आगे आज जो हम सारी कहानी खत्म कर देंगे 2 घंटे के अंदर, देखते जाइएगा आप। सबसे पहले बच्चों, थोड़ा सा पिछला एक बार मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं भाई साहब, जल्दी जल्दी बात करूंगा। बेसिक इंट्रोडक्शन, सबको पता होगा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कितने होते हैं। दूसरा भाई साहब, एक्सपेंसिव इंटेंसिव, सबको क्लियर होगा। चाहे कोई बच्चा किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन मैं जो टॉपिक बता रहा हूं आपके एग्जाम में जब आएंगे, सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन पूछता है, कभी किसी से कभी किसी से। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल और पोटेंशियल की, जिनकी बात हम करते हैं मैक्सवेल स्क्वायर के अंदर। मैक्सवेल स्क्वायर बच्चों सबको क्लियर होगा। इसके बाद थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट अल्फा, बीटा, गामा एंड ई। सर इसके बाद हमारे पास आता है साइक्लिक रूल, वो हमारा बिल्कुल पक्का हो गया है। सर जी इसके बाद आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड साइन कन्वेंशन, यहां से भी सवाल आया हुआ है, एंड साइन कन्वेंशन। और सर जी इसके बाद हमने सीखा स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। कुछ काम भी बच्चों आपको कल दिया था, लेकिन आज मैं इससे आगे शुरू करूंगा। ध्यान दीजिएगा, आज मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि आपका थर्मोडायनेमिक्स का कोई कॉन्सेप्ट ना बचे।
चलिएगा सुनिएगा भाई, तो शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, जल्दी से जल्दी एक बार सारे लोग कनेक्ट हो जाइएगा। सुनिएगा बच्चों, अगर मैं बात करूं, अभी खत्म करता हूं मैं एक टॉपिक बच्चों, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट से बहुत सारे सवाल आते हैं, आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो वहां पे आप ये कहते हैं कि सर यहाँ पे हमारे पास ना दो चीज हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों, आपके जवाब में मैं सुनूंगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करते हैं, और सर सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करते हैं। सर फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? सर फर्स्ट इक्वेशन में हम डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी कैलकुलेट करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट में सर हम डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी कैलकुलेट करते हैं। याद होगा बच्चों, सीधे क्वेश्चन और आंसर की हम बात करेंगे। थर्मो आप पढ़ चुके हो, आज हम इसको रिवाइज कर लेंगे पूरा आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव। गुड इवनिंग भाई, शेयर कर दो यार, सबको जोड़ दो जल्दी से अपनी फेसबुक आईडी पे, कहीं पे भी शेयर किया जाता है कर दो यार। आज के 5 घंटे आपके नाम है, जो बच्चा पढ़ रहा है, जो प्रिपरेशन कर रहा है अपने किसी भी एग्जाम की, सब में काम आने वाला है बच्चों। ये दोनों इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए। ये हमने ड्राइव तो कर ली, लेकिन अब हमें ये याद भी होनी चाहिए। ये होती है दूसरी, अगर मैं बात करूं सर, ये हमारे पास होती है v इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। अब देखो भाई साहब, जैम में लगा लो, नेट में लगा लो, गेट में लगा लो, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहली बात आप ही बच्चों बताओगे मुझसे, क्योंकि मेरा काम ये रहेगा आपका रिवीजन प्लस आपके डाउट और आपसे क्वेश्चन पूछना, तभी ये सेशन आपका इंटरेस्टिंग रहेगा। जल्दी से बताइएगा भाई, इसकी वैल्यू आपके पास आइडियल, मैं ड्राइव नहीं करवाऊंगा कोई चीज मैं, क्योंकि ड्राइव करवाना वो सब आप पढ़ चुके हैं। जल्दी से बताइएगा आइडियल गैस के लिए क्या आता है? ये आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए डेल यू बाई डेल वी की वैल्यू आइडियल गैस के लिए क्या आती है? कमेंट कर दीजिएगा बच्चों जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, आइडियल गैस के लिए डेल यू बाई डेल वी आपका क्या आता है? क्योंकि बात भी करते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए भी चलेंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा, आपके आंसर और आपका रिवीजन करवाना मेरा काम है। हरीश, नीरज, डिजिटल जोन ऑफिशियल, चलिएगा सारे लोग जुड़ गए हैं। डेल यू बाई डेल वी की अगर बात की जाएगी तो बच्चों आप कहते हो सर जी डेल यू बाई डेल वी आइडियल गैस के लिए 0 आता है। अगर डेल एच बाई डेल पी की बात की जाए फॉर आइडियल गैस, सर जी ये दोनों 0 आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी आइडियल गैस के लिए क्या आता है? 0। तो बच्चों एक बात यहाँ पे हम नोट करते हैं, बहुत बढ़िया कमेंट भी कर दिया, ऐसे कमेंट करते हुए चलो। महिमा यादव वेरी गुड, साहिल कैंडोज बढ़िया भाई बढ़िया। देखो आज का जो सेशन रहेगा बच्चों, मैं कह रहा हूँ कमाल का रहेगा आपकी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सही है ना? कोशिश करूंगा मैं सारी बातें आज खत्म करूं थर्मोडायनेमिक्स की। चलिएगा सुनो बच्चों, ये आपने बता दिया सर आइडियल के लिए 0 होता है, तो यहां से एक बात नोट करना भाई साहब, नोट क्या डालोगे यहां से? सर एक्चुअल में किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए हमारे पास क्या होता है? सर एंथैल्पी केवल टेम्परेचर का फंक्शन होता है, सर इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर का फंक्शन होता है। ये दो बात यहां से निकल के आती है। और बच्चों आपसे अगर पूछा जाता है, जल्दी से अगला सवाल पूछता हूं मैं, अगर रियल गैस की बात करता है, जल्दी से कमेंट करेंगे, रियल गैस की बात करता है, रियल गैस के लिए बच्चों आपसे पूछता है डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी, ये आपसे पूछता है। डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी, ये आज तक नहीं पूछा है, ये आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा है, डेफिनेटली पूछ लेगा भाई साहब, ये पक्का पूछ लेगा, ये वाला पक्का आपसे पूछ लेगा। बता दीजिएगा डेल यू बाई डेल वी रियल गैस के लिए। अरे सर ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है, कितना आता है बच्चों? बोलो बोलो सर, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, टेंशन मत लीजिएगा। पूरा थर्मोडायनेमिक्स आज जो हम कवर करेंगे जिस स्ट्रेटेजी के साथ, इसकी बच्चों आपको पीडीएफ भी मिलेगी, टेंशन मत लीजिएगा। आप बस एक बार सेशन ज्वाइन कर गए हैं तो अब आप रुकना नहीं है, बस पढ़ते जाना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया रोहित जैन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देख रियल गैस के लिए क्या होता है भाई साहब, मैं ये लिख रहा हूं, आज तक नहीं पूछा है तो ये आइटम इंपॉर्टेंट है। सर ये वैल्यू हमारी आती है बी माइनस टू ए बाई आर टी, बी माइनस टू ए बाई आर टी, ये हमारी वैल्यू आती है। ये हमारा रियल गैस के लिए होता है। कम से कम ना एग्जाम के अंदर ये भाई साहब 4-5 बार पूछ चुका है, 5 to 6 टाइम।
सही है। चलिएगा, अब देखो बच्चों, मैंने शुरू किया थर्मोडायनेमिक ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट, आज का टॉपिक। आइडियल के लिए ये जीरो, रियल के लिए ये जीरो। उसके बाद आइडियल गैस के लिए अगर आपसे डेल और एच यू पूछता है तो ये केवल टेम्परेचर के फंक्शन होते हैं, यानी कि अगर डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी पूछे आइडियल के लिए जीरो, अगर डेल एच बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी पूछे साहब ये भी जीरो आएगा, अगर डेल यू बाई डेल वी पूछा जाए सर ये भी जीरो आएगा, डेल यू बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी पूछा ये जीरो, चारों जीरो होंगे। ध्यान रखना। हरीश सिंह, वेरी गुड वेरी गुड। सौरभ, रोहित, चलिएगा, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। आप सारे लोग ज्वाइन कर गए हैं, मजा आ जाएगा। जल्दी से जल्दी सारे लोग ज्वाइन कर जाइएगा, डेफिनेटली आपको मजा आएगा आज के इस सेशन में। नोट करते हुए चलना, कोई चीज सेशन में आपको नहीं मिलती है। बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स का आज जो हम रिवीजन कर रहे हैं, डेफिनेटली इसमें आपको मजा आएगा। चलिएगा, तो इसी के साथ आगे बढ़ता हूं मैं। बहुत बढ़िया बच्चों, ऐसे जवाब दोगे ना तो ये सेशन बहुत मजेदार हो जाएगा, यानी कि हम पूरा डिटेल में सारा कवर करते हुए चलेंगे। चलिएगा बच्चों, अब देखो, सुनो भाई साहब, सुनो सुनो सुनो। अगर आपसे कह दे एक इक्वेशन में लिखता हूं P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी गैस है वो इस इक्वेशन को फॉलो करती है। जल्दी से बताइएगा, डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी की वैल्यू क्या आएगी, और दूसरा डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी की वैल्यू क्या आएगी। ये दो आंसर और दे दीजिएगा। एक और क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ ही हम रिवीजन करेंगे ना। हमारी अप्रोच है, क्वेश्चन हमारे क्यों गलत होते हैं एग्जाम में, तो क्वेश्चन वाला पोर्शन हमारा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उसको बच्चों हम अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। तो प्लीज जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिएगा बच्चों। दो सवाल आपके सामने लिख दिया है मैंने, थोड़ी सी इसकी सेटिंग ठीक हो जाए भाई। चलिएगा, अब सही है, अब सही है। जल्दी से, दो सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं, जल्दी से दोनों का जवाब दे दीजिए भाई। देखो बच्चों, डेल यू बाई डेल वी कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा भाई साहब, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए एक बार। कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, बहुत बढ़िया, जवाब भी आने लग गए हैं भाई साहब। ये देखो देखो देखो, दोनों सवाल एक नेट में पूछा गया, एक जैम में पूछा गया। ये वाला जैम में आया, ये वाला नेट में आया, और ये सीधे सीधे पूछे जाने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया भाई साहब, सब बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। ऐसे अपनी नोटबुक में सोल्व करते हुए चलिएगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कैसा ही क्वेश्चन आ जाए सब लगा देंगे हम। कर लोगे बच्चों? बोलो भाई, ये क्या आएगा? बी आएगा। किसी को दिक्कत हो तो बता देना, वहीं पे कैलकुलेट करके बता दूंगा। और ये क्या आएगा? जीरो आएगा। बोलो बच्चों, चलिएगा, किसी को कोई भी समस्या आए कहीं पर बता देना भाई, वहीं पे सोल्व कर दूंगा। बी एंड जीरो, बी एंड जीरो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सेशन को शेयर करो यार, सेशन को शेयर करो, सबको जोड़ो, सबको बोलो पढ़ाई करो आज। चलिएगा, देखो बच्चों, एक बात और लिखिएगा बच्चों, आपसे मैं पूछ रहा हूं द यूनिट ऑफ डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज, इसकी यूनिट क्या होगी? जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से यूनिट कमेंट करके बताओ किसके बराबर होगी, यानी कि डेल यू बाई डेल वी की यूनिट किसके बराबर होगी? महिमा यादव, शिवानी शर्मा, बता दीजिएगा, जल्दी से बताओ भाई साहब, यूनिट किसके बराबर होगी? जल्दी से बोलिएगा, यूनिट किसके बराबर होगी डेल यू बाई डेल वी की? डेल यू बाई डेल वी की यूनिट किसके बराबर होगी? मेरे को जल्दी से बता दो, बस यूनिट कमेंट कर दो भाई। तब तक मैं दूसरा सवाल लिख देता हूं। आपसे एक और पूछेगा, द यूनिट ऑफ, ये नेट में पूछ चुका है, डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू, किसके बराबर होगी इसकी यूनिट? ये दोनों सवाल पूछ चुका है भाई साहब, ये दोनों सवाल, ये नहीं पूछा है, ये पूछ चुका है। ये एक नहीं पूछा है, एक पूछ चुका है, क्या पता आगे पूछ ले। बता दो जल्दी से, कमेंट आ गया भाई, कमेंट आ गया, प्रेशर की होगी। बहुत बढ़िया साहब। ये हमारा, ये जो है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है?
सर ये इंटरनल प्रेशर ही रिप्रेजेंट करता है, और इसकी यूनिट किसके बराबर आएगी? प्रेशर के बराबर आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले का भी जवाब आपने दे दिया है। इसकी यूनिट किसके बराबर होगी? सेकंड की वॉल्यूम के बराबर होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। यानी कि थर्मो आप सीख गए हैं। बस अब चीजों को बेहतरीन करेंगे हम आज के इन सेशन में। क्या करेंगे बच्चों? क्योंकि पेपर में हम गलती करते हैं, उन गलतियों को सुधारेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो फिर चीजें हमसे याद ही हो जाएंगी, मतलब फिर माइंड हमें चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा। चलो मैं एक स्टेटमेंट और लिखता हूं, आपको ही बताना है, आपको ही बताना है। चलिएगा एक क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे जैम के एग्जाम में पूछा गया था, कैन वी लिक्विफाई a gas which follow the equation P into V minus B is equal to RT। बता दीजिएगा क्या हम इस, कमेंट कीजिएगा भाई साहब, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताओ क्या कमेंट करोगे। क्या हम इस गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं जो इस इक्वेशन को फॉलो करती है? बता दीजिएगा भाई साहब, क्या हम इस गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं? जल्दी से बता दीजिएगा भाई साहब, क्या हम इसको लिक्विफाई कर सकते हैं? बता दीजिए भाई, जल्दी से बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया रोहित जैन, कैमरोज, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही कमेंट किया। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि बच्चा हम उसी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं जिस गैस का इंटरनल प्रेशर नॉन जीरो होता है। हम वंडरवाल गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं क्योंकि उसका इंटरनल प्रेशर क्या होता है? नॉन जीरो होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, बहुत बढ़िया, कमेंट कर दिया यार, ये हुई ना बात। सर जी इसके लिए डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट जीरो होता है, इंटरनल प्रेशर जीरो होता है, तो इस गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते। समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिएगा तो बच्चों देखो देखो देखो, ये सब अपने शॉर्ट नोट्स में बनाते हुए चलना। इतना काम हो चुका था, इसके बाद इतना काम हो गया है। कर लोगे, कर लोगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिएगा आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, बहुत बढ़िया। चलो अगले कॉन्सेप्ट में चलते हैं बच्चों। एक बात और बता दीजिएगा, एक बात और, एक और बात आपसे पूछता हूं, आगे बढ़ते हैं। सही है, ये था थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, दोनों इंपॉर्टेंट है, कर लेना। चलिएगा जल्दी से बता दो भाई साहब, डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसी भी मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5 मिनट में इसको खत्म करता हूं। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है बच्चों? 3n होती है सर। n क्या होता है? नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम। और बताओ जल्दी से सर ये डिपेंड किस पे करती है? बताइएगा कौन कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट करती है? सर जी वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, सर ये तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट करती है। कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट नहीं करती? सर इलेक्ट्रॉनिक डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट नहीं करती, याद है? चलिएगा आपसे सवाल पूछता हूं बच्चों, एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं, आपको ही जवाब देना है। बताओ बच्चों कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम टेम्परेचर डिपेंडेंट है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, बता दो यार। टेम्परेचर डिपेंडेंट, कमेंट करो भाई। टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम है यार? सेशन को लाइक करते रहो यार, आज पढ़ रहे हैं हम, मजा आएगा तभी जब आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, पढ़ते रहेंगे। 3n, सबने 3n कमेंट किया, बहुत बढ़िया। सवाल यह है टेम्परेचर पे कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करती है? बहुत ही बढ़िया भाई साहब कमेंट कर दिया है, मजा आ गया। दैट इज वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करती? कुमार रोहित, बिल्कुल सही। कैमरोज, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये हुई ना बात, ये होता है पढ़ने वाले बच्चे, बहुत ही बढ़िया भाई। चलिएगा चलिएगा, आधे तो आते ही नहीं, आधे तो आते ही नहीं, और जिंदगी में कुछ करते भी नहीं, पेपर देने चले जाते हैं, अपनी कमी सुधारते नहीं है, और फिर बस भाई दूसरों को ही फिर वो करते हैं। बहुत बढ़िया हरीश सिंह ने, बहुत बढ़िया। चलिएगा जब ऐसा मौका मिलता है टॉपिक रिवाइज करने का तो यार आना चाहिए। चलिएगा, लो जी, लो जी, लो जी, बस पूरी पीडीएफ आपके ग्रुप में आ जाएगी, टेंशन मत लो, पूरी पीडीएफ आ जाएगी। चलिएगा सारे सवाल ही कर लेंगे आप। बताओ
बच्चों जल्दी से बताओ। चलो ये डिपेंड किस पे करती है बताओ सर। एक टेबल बनाते हैं हम, किसके लिए सर? लीनियर के लिए अलग होगी। अगर मैं बात करता हूँ मॉलिक्यूल है लीनियर और मॉलिक्यूल है नॉन लीनियर, बताओ सबसे पहले किस में बांटते हैं? ट्रांसलेशनल में, फिर रोटेशनल में, फिर वाइब्रेशनल में। बताओ बच्चों ट्रांसलेशनल के हिस्से 3 आती है, रोटेशनल के हिस्से 2, टोटल थी 3n, तो 3n-5 वाइब्रेशनल के हिस्से, यहाँ 3 3 3n-6। समझ गए? अरे बोलो भाई, कर लोगे? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कमेंट करते रहो यार। लीनियर नॉन लीनियर बहुत ही बढ़िया। चलो बच्चों ये भी हो गया। एक बात और सुनिएगा, बढ़िया 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 बात सुनना, यहीं पे मैं लिखवा देता हूं, जल्दी से बताइएगा मुझे भाई। सवाल है जैम का, जैम में पूछा गया था, जैम में, जैम में पूछा गया था, जैम में। बताइएगा, नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन है, फिनेंथ्रीन है, फिनेंथ्रीन है। बताइएगा तीनों में बता दो भाई साहब, तीनों में बता दो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? जल्दी से बता दीजिएगा भाई, कमेंट करो जल्दी से। नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन। अरे फिनेंथ्रीन और एंथ्रासीन ये तो दोनों के दोनों आपस में आइसोमर ही होते हैं, इन दोनों में तो सेम ही होगा। कमेंट करो नेफ्थलीन में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आएंगे? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ यार, जवाब जरूर दो यार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एंथ्रेसीन, अपनी नोटबुक निकाल के रखो यार बच्चों, नोटबुक निकाल के रखो, नोटबुक निकाल के रखो अपनी। 66 नेफ्थलीन में। अरे यार सही जवाब दो यार। नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर बना के देख लो, अगर फॉर्मूला याद नहीं है नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर बना के देख लो बच्चों। चलिएगा चलिएगा, देखो 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 यार देखो। अरे नेफ्थलीन की बात कर रहे हैं सर, ऐसे बना के देख लो। नेफ्थलीन में नंबर ऑफ एटम काउंट करके देख लो सर। कार्बन तो हो गए हमारे पास 10, C10, और सर हाइड्रोजन 4 और 4 8, ये हो गए 10 और 8 18। बोलो जी, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n, 3n, 3 गुना 18। बोलो जी, 18 दूनी 36, 18 तिये 54। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 54। अरे बोलो भाई, 55 नहीं यार, नेफ्थलीन में 54। हमसे पूछ रहा है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो सर ये होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉन लीनियर है, 3n-6। तो आंसर कितना आ गया? 48, 48। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया रोहित। अब यार यहाँ गड़बड़ हो गई आपसे, देखो ध्यान रखना यार, 25 क्या जवाब दे रहे हो यार? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पूछ रहा प्रदीप भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं मैं? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ सर। नेफ्थलीन में टोटल नंबर ऑफ एटम थे 18, सर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 54। सर वाइब्रेशनल के इससे आती है 3n-6, क्योंकि सर ये लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। बच्चों जल्दी से मुझे बताओ, लीनियर नॉन लीनियर पहचानना आता है या नहीं आता? फिर मैं आपको समझाता हूं, मुझे ये बताओ लीनियर नॉन लीनियर पहचानना आता है या नहीं आता आपको? मुझे ये बताओ पहले, जल्दी से पहले मुझे ये बताओ, लीनियर नॉन लीनियर पहचानना आता है या नहीं आता? चलो मैं बता देता हूं भाई साहब। लीनियर मॉलिक्यूल उसको बोलेंगे, वो मॉलिक्यूल जिसमें एक ही एक्सिस के ऊपर सारे के सारे एटम लाई करे। एंथ्रासीन में कमेंट आ गया 66, लीजिएगा एंथ्रासीन बना लो बच्चों। एंथ्रासीन में बस आप देखो कितने एटम होंगे। लो जी, अब यहाँ पे क्या हुआ देखो बच्चों, सबसे पहले एटम काउंट करो। 10 तक तो यहाँ था ही कार्बन, 11 12 13 14, 14 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन काउंट करो, 4 2 6 और 4 10, ये बन गया भाई। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए सर? हाइड्रोजन हो गए हमारे पास 10। यही बनेगा ना? अरे बोलो भाई, एंथ्रासीन यही बनेगा। बोलो जी, यही बनेगा। यहाँ तक आपके पास 10 थे, 10 और 4 14, और हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास? 10 हो गए। टोटल एटम कितने हो गए सर? 24। सर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n कितना हो गया? 72। नॉन लीनियर है तो 6 घटा देंगे, तो दोनों में हमारे पास क्या होगा? 72 -6, दैट इज 66।
वेरी गुड, जिनका जवाब 66 आया है सही है, बिल्कुल सही है भाई। चलिएगा, हरी सिंधे कह रहे हैं सर आता है, चलो जहां जहां आप फंसो वही बता देना। चलिएगा जल्दी से आगे बढ़ता हूं मैं। बच्चों एक एग्जांपल करवा दिया काफी है, सुनो भाई साहब, सुनो सुनो। लो सवाल आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझना। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पता है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बता दीजिएगा, पता है तो बता दो बच्चों। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ध्यान दीजिएगा। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? वेरी गुड, सबका सही है भाई, 66 इन आंसर सिंह, वेरी गुड। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है सर, अगर रोटेशनल आता है, रोटेशनल आता है या फिर ट्रांसलेशनल आता है सर, इसका कंट्रीब्यूशन होता है एनर्जी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच रोटेशनल या फिर ईच ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/RT। अगर पर मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो 1/2 kBT, वेयर एज वाइब्रेशन के द्वारा एनर्जी कंट्रीब्यूट कितनी जाती है? RT। RT होगा तो पर मोल में आंसर आएगा, और सर KBT लूंगा तो पर मॉलिक्यूल में आएगा। क्लियर है? अरे बच्चों क्लियर है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लो भाई साहब, बहुत जगह पूछा जाता है, जल्दी से बताओ मेरे को। याद होगा आपको, अगला कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, याद हो तो। गामा क्लियर है? गामा क्या होता है सर? एटोमिसिटी होता है सर। ये हमारा क्या होता है सर? ये CP/CV होता है। और एक मोल की बात करें तो सर CP-CV पर मोल में हमारा किसके बराबर होता है? R के बराबर होता है। गामा हमारा एटोमिसिटी होता है, सही है। अब देखो बच्चों, अगर मैं किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करता हूं, आपसे कह दे, सवाल दे रहा हूं, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ इथाइलिन मोलिक्यूल। आपसे ये कह दे इथाइलिन मोलिक्यूल की एनर्जी कैलकुलेट करके बताओ। बच्चों एक बात ध्यान देना, जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाता है तो एक बात गलती मत कर देना, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो सवाल में साफ साफ लिखेगा, सवाल में साफ साफ लिखेगा, ऑल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूट इन एनर्जी, ये जरूर लिख के देगा। जल्दी से बता दो भाई साहब, इथाइलिन मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी क्या होगी? क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं इथाइलिन मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी? जल्दी से मुझे बताओ, जवाब दो। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल सो दैट गिवन है ऑल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट इन एनर्जी। सारी की सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी में कंट्रीब्यूट करती है। जल्दी से बताइएगा भाई, जल्दी से बता दो भाई। जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया यार, लाइक कर दो, लाइक कर दो यार, लाइक कर दो। लाइक करते रहो, पढ़ते रहो, क्वेश्चन सोल्व करते रहो, टॉपिक को बेहतरीन बनाते हुए चलो। एक बार पढ़ चुके हो बस, अब एक बार रिवाइज और कर लीजिएगा। जो बातें भूल गए थे उनको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। सवाल मैं देता रहूंगा आपके सामने। ऑल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट इन एनर्जी, यानी कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें लेके चलना है, लेके चलना है। जल्दी से करके बताओ सर जी, कैसे करेंगे? देखो बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहला काम देखो भाई साहब, सब अपनी नोटबुक में सोल्व करते हुए चलो, और सॉल्यूशन बोर्ड पे से मैच कर लेना। सर C2H4 है, इथाइलिन है मेरे पास। सर सबसे पहले मुझे ये देखना है ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। सर नॉन लीनियर, एक लाइन पे सारे एटम लाई नहीं करते। सर इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? सर नंबर ऑफ एटम 4 + 2 6 है सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे सर? डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे आपको कह दें 4 दूनी 4 और 2 6, 3 × n सर कितने हो गए? 18 हो गए। सर ट्रांसलेशनल के हिस्से सर 3, रोटेशनल के हिस्से नॉन लीनियर है 3, तो वाइब्रेशनल के हिस्से कितनी बची भाई? 18 में से 6 गए, 12 बच गए हैं। सर एनर्जी की बात कर रहा है, इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है। देख 3 और 3 6 हो गए, रोटेशनल 6 हो गए, 3 और 3 6, और रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल ये कंट्रीब्यूट कितना करते हैं? सर ये 1/2 RT कंट्रीब्यूट करते हैं। प्लस सर वाइब्रेशनल कितने हुए? सर 12 हुए, 12 × RT सर कितना आ गया? सर 15 RT मेरा आंसर आ गया। बोल भाई कर लोगे? टेम्परेचर भी दे देता, तीन 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 आपको टेम्परेचर भी दे देता, कहता 300 केल्विन पे कैलकुलेट करके बताओ। अरे समझ आया या नहीं आया बच्चों? 15 RT, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ती रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो बच्चों। काफी बच्चे हैं
जो हमेशा सही जवाब देते हैं, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। और जिनका जवाब गलत आ रहा है उनका सही करवाने के लिए मैं यहाँ बैठा हूं। बता दीजिए भाई साहब, 15 आरटी बन गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 15 आरटी बन गया। अब देख भाई साहब, ध्यान से सुन, अगला सवाल दूंगा मैं, अगला सवाल ध्यान रखना। रोटेशनल, रोहित जैन, मोलिक्यूल नॉन लीनियर है भाई, मोलिक्यूल नॉन लीनियर है बच्चे। डिजिटल जोन सही है भाई, सही है, सही है। रोहित जैन गलती मत कर भाई, मोलिक्यूल नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर में 3 होते हैं। चलिएगा, एक और सवाल लिखता हूं बच्चों, आपसे कह दे, कह दे, कैलकुलेट, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी of ammonia gas, of ammonia gas, so that, so that only 20% contribution from, only 20% contribution from vibrational degree of freedom, vibrational degree of freedom at 300 Kelvin, at 300 Kelvin। ये सवाल आपको दे दे बच्चों, सवाल की ही प्रैक्टिस होती है रिवीजन के अंदर। ये सवाल आपको दे दे तो क्या करोगे? कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ अमोनिया गैस शो दैट 20% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन। ये आपसे कह दे, ये आपसे कह दे बच्चा, तो क्या करेगा? जल्दी से करके बता दे मुझे भाई, तो क्या करेगा? सर जी उसने यहाँ पे वाइब्रेशनल का 20% लेने को बोला है, तो सर जी मैं वाइब्रेशनल का 20% कंट्रीब्यूशन ही लूंगा। क्यों बोला है बच्चे? क्योंकि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर वो लिखता सारी लेनी है तो इस टेम्परेचर पे सारी कंट्रीब्यूट करवाते। अब वो कह रहा केवल 20% लेनी है तो 20% लेंगे। बोलो जी, जल्दी से करो यार, जल्दी से करो। आपके लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिखूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। पूरी सीट ये जो है ये आपको मिल जाएगी। और फिर भी किसी का डाउट रहता है तो ऐसे सेशन में हर वीकेंड पे लेके आता रहूंगा आपके लिए। आप बस टॉपिक कमेंट कीजिएगा, सवाल कमेंट कीजिएगा, सर ये नहीं हो रहा, ये टॉपिक नहीं हो रहा, सब लेके आऊंगा, लाइव लेके आऊंगा, विद क्वेश्चंस लेके आऊंगा, रेफरेंस बुक के क्वेश्चन लेके आऊंगा। बस आप पढ़ते रहिएगा, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिएगा, उसमें हम आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं। फिर भी कोई कमी रह जाती है तो आप पूछ लिया करो और वीडियो को जरूर कमेंट किया करो। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सब यहाँ पे आपकी सारी की सारी क्लासेस फ्री चल रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेड लाइव आपका हो रहा है, सही है। बस एक काम करना है आपने भाई, सेशन को लाइक और शेयर दबा के करना है। चलिएगा, देखो बच्चों, अब जिनका हो गया ठीक है, जिनका नहीं हुआ वो देखो। सर अमोनिया बोल रहा है, सर अमोनिया बोल रहा है। सर आपने बोला नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? सर 4 होंगे। सर यहाँ पे अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करता हूं तो सर डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास 3n होंगे। 4 गुना 3 12, 4 गुना 3 12, 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। सर यहाँ पे वो मुझसे एनर्जी की बात कर रहा है, सर एनर्जी की बात कर रहा है। तो सर एनर्जी मैं कैसे निकालूंगा यहाँ पे? तो सर सबसे पहले 12 मुझे लीनियर है, नॉन लीनियर है? सर अमोनिया तो नॉन लीनियर है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ कहाँ बट गई, कहाँ कहाँ बट गई? सर ट्रांसलेशनल के हिस्से 3 आई, सर रोटेशनल के हिस्से 3 आए, सर वाइब्रेशनल के हिस्से कितनी बची? 6 बची, क्योंकि टोटल कितनी थी आपके पास? 12। सर एनर्जी निकालनी है, सर एनर्जी लीजिएगा। तो एनर्जी निकालोगे तो क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या करेगा? देखो बच्चों ने आंसर भी दे दिया, बहुत बढ़िया। सर सबसे पहले हमारे पास 3 प्लस 3, क्योंकि वो तो 1/2 आरटी कंट्रीब्यूट करते हैं, ये हो गया है। प्लस यहाँ पे मेरे पास वाइब्रेशन कितने हैं? 6 हैं। तो सर 6 है तो 6 आरटी करूंगा, लेकिन इसका कितना परसेंट लेना है? सर 20%। तो सर मैं 20% लूंगा तो 20/100 करना पड़ेगा। देखो बच्चों, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना भाई। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। U बराबर 6 तो हो गए, कौन? रोटेशनल प्लस प्लस ट्रांसलेशनल, इनका कंट्रीब्यूशन हमेशा पूरा लेना होता है। अब कह रहा वाइब्रेशनल का कंट्रीब्यूशन कितना लेना है? 20%, यानी कि 20/100 लेना है। और ये कितने थी? 6 आरटी थे। ये बन जाएगा आपका। तो कितना बन जाएगा? यहाँ से देख, 2 से 3, 3 आरटी गया, यहाँ से ये गया, 2 से 5 गया, कितना बन गया बच्चे? यहाँ से 3 आरटी प्लस 6/5 आरटी। एलसीएम लेगा 5, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम लेगा तो यहाँ पे 15 और 6 21, 21/5 आरटी। समझे या नहीं समझे? बोल बच्चे।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये 1260 आर क्या दे रहे हो यार, ये नहीं होगा भाई। 21/5 RT। अपनी गलती पहचानो बच्चों, यही गलतियां हमारी एग्जाम में होती है और इन्हीं गलतियों को हमें सुधारना है यार, समझ गए। अब देख कैलकुलेशन में क्या करेगा, कैलकुलेशन में मान लो हमसे जूल में पूछता, तो सर 21/2 RT आ गया है, तो क्या करेगा, जूल में पूछना है तो सर आर की जूल वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, जूल पर केल्विन पर मोल। सर यहाँ पे मेरे पास आर की वैल्यू पुट कर दिया, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, केल्विन से केल्विन गया, आपका आंसर आ गया किसमें, जूल पर मोल में। कर लो बच्चों, कर लो, समझ आया, चलिएगा, समझ आया, क्लियर है भाई, किसी को कोई समस्या तो नहीं है यहाँ पे। चलिएगा चलिएगा, बहुत बढ़िया, कैंटोस, वेरी गुड बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया, अब ऐसे भी आप कर लोगे, सही है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं, ध्यान दीजिएगा भाई, आपसे कह दे कैलकुलेट द, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गामा, बोले तो एटोमेसिटी, एटोमेसिटी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गामा फॉर CO2 गैस, फॉर CO2 गैस एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। अब देख बच्चे, हाई टेम्परेचर कह दिया है तो इस बात का मतलब यही है कि आपको सारी की सारी वाइब्रेशनल का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, सारी की सारी वाइब्रेशनल को आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर आपको दे दिया है, सही है। तो जब भी आपके पास पेपर में किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, आपको कंफ्यूजन हो जाता है, तो भाई साहब दोनों से आंसर निकालिएगा, एक बार वाइब्रेशनल को नेग्लेक्ट करके और एक बार वैसे करके, आपको ऑप्शन में एक ही मिलेगा, वरना क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन करके देगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसिडर नहीं किया गया है, या फिर कंसिडर किया गया है, या फिर कहेगा एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर कह दिया, वाइब्रेशन का कंट्रीब्यूशन आपको लेना है, कर लोगे। बोलो भाई, CO2 की बात कर रहे हैं, एटोमिसिटी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले CO2 में क्या करेगा, देख बच्चे एक कॉन्सेप्ट समझ, n की वैल्यू 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए सर, 9 हो गए, ट्रांसलेशनल 3, सर ये लीनियर होता है, तो सर रोटेशनल 2 हो गए हैं, वाइब्रेशनल कितने बचे, 4। सर यहाँ पे मुझे एनर्जी निकालूंगा, एनर्जी निकालूंगा तो ये वाइब्रेशनल और रोटेशनल और ट्रांसलेशनल 5, 1/2 RT प्लस आपसे दे दिया V, वाइब्रेशनल कितने दिए हैं, 4, सर 4 RT, 2 से कट जाएगा, ये हो गया 2.5 RT प्लस, या फिर ऐसे सीधा भी लिख सकते हो आप, सीधा भी लिख सकते हो, ये बन जाएगा 5/2 RT, ये आप सीधा ऐड करोगे एलसीएम लेके यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा, 2 4 दूनी 8, 8 और 5 13, 13 RT, क्या बना सर, U बन गया। तो CV क्या होता है, डेल U बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट V, सर U का डेरिवेटिव T के साथ, सर 13/2R हो गया। सर CP माइनस CV किसके बराबर होता है, R, सर CP हो गया CV प्लस R, सर 13/2R प्लस R, सर 15/2R, CP आ गया, CP बाई CV होता है गामा, सर ये आ गया 15/13, और गामा की वैल्यू हमेशा, बहुत बढ़िया भाई, बच्चों ने कमेंट भी कर दिया, वेरी गुड, ऐसे पढ़ाई करते हुए चलो, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, कर लोगे। बताओ भाई, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कर लोगे। अब भाई साहब मोनो एटॉमिक गैस हो, कोई भी हो, डाई एटॉमिक गैस हो, कोई भी हो, आपको कैलकुलेट करना है। समझ गए, कर लोगे। चलिएगा भाई साहब, एक बात नोट करना, एक बात नोट करना भाई, एक बात नोट करना, ध्यान दीजिएगा, जब आप बात करोगे फॉर मोनो एटोमिक गैस, फॉर मोनो एटोमिक गैस, देखो बच्चों मोनो एटोमिक गैस के लिए अगर आपसे पूछा जाता है, सीपी पूछा जाता है, सीवी पूछा जाता है, सीपी बाई सीवी पूछा जाता है, तो भाई साहब ये तीनों के तीनों आपके पास क्या होंगे, क्या टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा, फॉर मोनो एटोमिक गैस या फिर आपसे पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा भाई,
अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग ही बताओगे। फॉर मोनो एटॉमिक गैस सीपी सीवी, दिमाग का यूज करते हुए जवाब देना है मेरे को। बढ़िया सवाल है। फॉर मोनो एटॉमिक गैस सीपी सीवी, सीपी बाई सीवी, बताइएगा ट्रू और फॉल्स बताना है। टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट या फिर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, बता दो भाई साहब। फॉर मोनो एटॉमिक गैस सीपी सीवी, सीपी बाई सीवी क्या होंगे? टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे या फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे? लगा दो, दिमाग लगाओ भाई, कौन सी बात पे टिक करूं, अपना जवाब बता दो। मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीपी सीवी, सीपी बाई सीवी क्या होंगे? टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे या नहीं करेंगे? मुझे जवाब चाहिए आपसे, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप बताओगे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप मुझे बताओगे भाई। जल्दी से बता दो। जल्दी से बता दो भाई। भाई साहब कमेंट, मजेदार क्वेश्चन है, टेम्परेचर डिपेंडेंट या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? देखते हैं क्या क्या जवाब देते हो। लो जी, जवाब दे दिया है बच्चों ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो यार, अरे थोड़ी कॉमन सेंस यूज करनी थी यार। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अरे सर मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है, और सर मोनो एटॉमिक गैस में एन मेरा 1 होगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होंगे, 3 के 3 ट्रांसलेशनल में जाएंगे, और ट्रांसलेशनल का टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना, जिस मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट होगा उसी में सीपी सीवी, सीपी बाई सीवी टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। समझे या नहीं समझे? भाई साहब गलती मत करना। कन्वर रोहित भाई समझ, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें केवल ट्रांसलेशनल आ रहा है, और हमें पता है कि टेम्परेचर पे कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है। बता दो जल्दी से, टेम्परेचर पे कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है? सर जी, टेम्परेचर और डिग्री ऑफ फ्रीडम पे अगर बात की जाए तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर है? समझ गए? ये मत कर देना यार, ये मत कर देना। क्लियर है? अरे बोलो मेरे भाई, बोलो। अगर समझ नहीं आया तो मेरे से पूछ लो भाई, समझ गए हो तो जल्दी से कमेंट कर दो, हाँ सर हम समझ गए हैं, हमने गलती कर दी थी, क्योंकि यहाँ तो केवल ट्रांसलेशनल ही आता है, जबकि टेम्परेचर पे डिपेंड वाइब्रेशनल करता है। समझ गए? चलिएगा, एक सवाल कीजिएगा भाई साहब, एक सवाल कीजिएगा, देखता हूं आप में से कितने लोग करते हैं सवाल। लीजिएगा, ए कलरलेस गैस, ए कलरलेस गैस हैविंग हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली, ये सवाल आपको सब कुछ समझा देगा, अप्रोक्सीमेटली 25 जूल पर केल्विन पर मोल। कह रहा है कलरलेस गैस हैविंग हीट कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 25 जूल पर केल्विन पर मोल, द गैस विल बी, द गैस विल बी। भाई साहब ये सवाल अगर किसी ने बता दिया मजा आ जाएगा, ऐसा सवाल गेट में पूछ चुका है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए दे देता हूं मैं, N2 है, ऑप्शन बी CO2 है, ऑप्शन सी H2 है, ऑप्शन डी आपका SO2 है। कीजिएगा भाई साहब, कीजिएगा जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अनिकेत कापरी कह रहे हैं सर वाइब्रेशनल ही क्यों? डेफिनेटली बता दूंगा वाइब्रेशनल ही क्यों, पक्का आपको लेक्चर मिल जाएगा उस पे भाई साहब, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा कि भाई वाइब्रेशनल, वाई वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करता है, जबकि
इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ा जाता है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पढ़ी जाती। ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रा नहीं पढ़ा जाता और इलेक्ट्रॉनिक डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पढ़ी जाती, ऐसा क्यों है? इसका मैं डिटेल लेक्चर आपको मिल जाएगा अनअकैडमी के ऐप के ऊपर, टेंशन मत लीजिएगा प्लीज। अब ये सवाल कीजिएगा भाई साहब, दिमाग लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा, बढ़िया सवाल है। अपनी नोटबुक में एक बार सारा का सारा दिमाग लगा के देख लो। डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट या फिर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इस सवाल के साथ। कह रहा है कलरलेस गैस है, having heat capacity approximately 25 जूल पर केल्विन पर मोल, द गैस विल बी, गैस क्या होगी? यानी कि मुझे इन गैसेस का हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन ये ना तो सीपी बोल रहा ना सीवी बोल रहा, और ऊपर से ये भी नहीं कह रहा कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लेके चले या ना लेके चले। यानी कि आपको दोनों काम करने पड़ेंगे। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को नेग्लेक्ट करके भी सीवी या सीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेके भी सीपी या सीवी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने सीपी या सीवी भी मेंशन करके नहीं दिया क्वेश्चन में। कीजिएगा भाई, कीजिएगा, सवाल कीजिएगा, सवाल कीजिएगा, तभी तो मजा आएगा। क्योंकि हमारा टारगेट है और रिवीजन के साथ क्वेश्चंस, क्योंकि मेन काम होता है हम क्वेश्चंस में गलती करते हैं यार। कीजिएगा भाई, कीजिएगा, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, आप कीजिएगा। एक और सवाल लिखूंगा आपके लिए यहाँ पे भाई साहब। सी होगा सर, सी जवाब दे रहे हैं सब। देखो बच्चों, बोर्ड में देखो, बोर्ड में देखो, बोर्ड में देखो, देखो बच्चों, ध्यान से सुनना है, यहाँ पे समझना है, एक बार क्वेश्चन को समझना, ध्यान दीजिएगा। देखो, अगर आप कहते हो, पहली बात तो ये देखो भाई साहब, अगर सी होगा तो फिर बच्चे ये बता N2 में क्या दिक्कत है? N2 में क्या दिक्कत है? जबकि दोनों की जो हीट कैपेसिटी है वो तो सेम आनी चाहिए, क्योंकि ये भी डाया एटोमिक है और ये भी डाया एटोमिक है। तो इन दोनों में से तो कोई ऑप्शन आपको चूज करना ही नहीं है, इनमें से तो दोनों में कोई ऑप्शन आपको चूज करना ही नहीं है। रोहित जैन का कमेंट आ गया है, सर डी होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ये होता है, ये होता है। अरे पेपर में दो आंसर थोड़ी चूज करोगे भाई साहब। अगर आप कह रहे हो H2 है, ध्यान दीजिएगा, और फिर आपके पास आप बोल रहे हो तो N2 भी तो होना चाहिए, डी होगा, डी। वेरी गुड। अब देखो डी क्यों होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जब भी ऐसा सवाल आता है तो बच्चों H2 और N2 तो सीधे कट गए। अगर मैं डी पे जाऊं, SO2 को चेक करूं, देखो बच्चों, सर मेरे पास दो काम होंगे। सर सबसे पहला काम, मैं यहाँ देखता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं। सर मेरे पास 3 या 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है, सही है। सर अगर मैं वाइब्रेशनल को ना लेके चलूं, यानी कि ट्रांसलेशनल 3 होंगे, रोटेशनल 3 होंगे, वाइब्रेशनल को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। तो सर यहां से मेरे पास सबसे पहले इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो सर 6 इंटू 3+3 1/2 RT आएगा। सर ये मेरा आ गया 3 RT। सर यू आ गया, अगर सीवी आएगा, सर सीवी आएगा 3 RT के साथ डिफरेंशिएशन कर दूंगा, सर सीपी आएगा 4 R। अब मैं चेक करके देखूंगा आर की वैल्यू पुट करके, 3 गुना 8.314 अगर मैं पुट करता हूं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 3 R अगर पुट करता हूं तो लगभग मेरा बन रहा है 8 तिया 24, यानी कि ये 25 के अप्रोक्सीमेटली बन रहा है।
अगर 4R कैलकुलेट करता हूं तो 8 चौक 32 हो जाएगा, नहीं, लेकिन यहाँ मेरा एक वैल्यू बैठ रही है 25 के रेस्पेक्ट में। दूसरा केस भी करके देखूंगा सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास अगर 3 ट्रांसलेशनल है, 3 रोटेशनल है और 3 मेरे पास वाइब्रेशनल है, अगर मैं यू कैलकुलेट करता हूं 6 इंटू 1/2RT प्लस 3RT, सर यहाँ तो नहीं बनेगी बात। क्यों? क्योंकि 9RT बन गया और सीवी क्या होगा 9R। 9R 72, हमें तो दिया कितना है 25, तो यानी कि कहने का मतलब सीपी कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे तो सीपी कितना हो जाएगा 10R हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा यहाँ से 3 2 3 6 6RT बनेगा, 6RT 6R ये कितना बनेगा 7R। तो एक बार गुना करके देखो 6 को 8 से, सर ये तो 8 6 48 बन रहा है लगभग, लेकिन हमारा 25 यहाँ बन गया ना, देखो ये बन गया 25, क्योंकि आपसे हीट कैपेसिटी बोल रहा है, वो हीट कैपेसिटी उसने ये नहीं कहा कि कौन सी हीट कैपेसिटी है, सीपी है या सीवी है, समझा नहीं समझे? तो ये आपको दोनों केस कंसिडर करके चलने पड़ेंगे। यहाँ 25 बन गया तो सर हमारा आंसर मिल गया। अब अगर ऐसा आप चेक करते हो CO2 में अगर आप ऐसा चेक करते हो, लो CO2 में चेक करके देखेंगे, CO2 में चेक करके देखेंगे, CO2 में सर CO2 में डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास अगर मैं बात करूं, हमारे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे 9 ही होंगे, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल और 3 वाइब्रेशनल। अगर मैं वाइब्रेशनल को नेग्लेक्ट करके चलता हूं, यानी कि नहीं लेके चलता, नेग्लेक्ट करके चलता हूं, तो सर यहाँ पे यू मेरा क्या आ जाएगा 3 + 2 सर 5 इंटू 1/2RT ये बनेगा। सर सीवी क्या होगा 5/2R होगा। और सर यहाँ पे अगर मैं ये निकालूं 2.5R होगा और सीपी निकालूं तो सर ये 3.5R होगा। अब देखो यहाँ से 2.5 8 को गुना करोगे 8 दूनी 16, ये 20 के आसपास बैठेगा। इसको गुना करोगे 8 तिया 24 और 24 और 4 यहाँ 3.5 है, 8 को 3.5 से गुना करेगा तो ये 25 क्रॉस कर जाएगा, तो ये भी नहीं बना 25। अगर मैं वाइब्रेशनल को यहां लेके चलता तो फिर मेरा यू क्या होता 5/2RT, अगर मैं वाइब्रेशनल को लेके चलता प्लस 3RT, तो सर ये तो मेरा वैसे ही ज्यादा बन गया, 5 + 2 करोगे 2 तिया 6 11/2RT हो गया सर, 11/2RT हो गया। और दूसरा अगर मैं सीवी कैलकुलेट करूंगा तो सर ये मेरा हो जाएगा 11/2R, यानी कि सर 5.5R, ये तो वैसे ही मेरा ये बन जाएगा 6.5R। 8 से गुना करके देखो ये तो 40 के आसपास पहुंच गया, यहां गुना करके देखो कि 48 के आसपास पहुंच गया। समझे नहीं समझे बच्चों? समझ आया? चलिएगा चलिएगा कर लेना एक और सवाल, ये तो बिल्कुल आसान था, ऐसे आपको क्वेश्चन की अप्रोच करनी है। डी ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब ये दोनों तो होंगे ही नहीं यार, क्योंकि इन दोनों के तो रिजल्ट सेम ही आएंगे और हमने इन दोनों में से एक चेक करना था, हमारा SO2 में 25 के आसपास बन गया। बोलो बच्चों चलिएगा एक और सवाल बच्चों, क्योंकि सवाल करने से ही प्रैक्टिस होती है, तभी हमें। चलो एक सवाल और लिखता हूं मैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, आपको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी लगाना है। द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और किसके लिए भाई साहब? CO2 गैस है, SO2 गैस है, H2O गैस है। CO2 गैस है, SO2 गैस है, H2O गैस है। ध्यान दीजिएगा क्या ऑर्डर होगा, फॉलो द ट्रेंड लीजिएगा भाई साहब। बढ़िया सवाल है बच्चों, पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा इस सवाल पे। कह रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर CO2 गैस, SO2 गैस, H2O गैस, फॉलो द ऑर्डर। लो जी 4 ऑप्शन बना देता हूं। पहला ऑप्शन वाटर, CO2 और SO2 बराबर दे दिया है भाई। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है CO2 ग्रेटर देन H2O इक्वल टू SO2, ये आपको ऑप्शन दे दिया है। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है, तीसरा ऑप्शन CO2 दिया है, SO2 दिया है, वाटर इससे ज्यादा दे दिया है। डी ऑप्शन आपको दिया है CO2 बराबर आपको दिया है SO2 और ये ग्रेटर देन H2O दे दिया है। कीजिएगा जल्दी से कीजिएगा भाई साहब।
चार ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बता दो भाई। चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या होगा? जल्दी से कीजिएगा भाई साहब। बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है, जल्दी से बता दो क्या होगा। ये क्वेश्चन बढ़िया है, कीजिएगा जल्दी से भाई। According to law of equipartition of energy, the molar heat capacity at constant volume for CO2 gas, SO2 gas, H2O gas follow the trend। कौन सा ट्रेंड सही होगा? अगर आपको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है बच्चों, तो प्लीज एक बार यहाँ पे जरूर सोचिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा क्या आंसर होगा सही। चलिएगा देखते हैं भाई साहब, अभी कमेंट आने लग गए हैं। देखो लगाना हमें क्या है बच्चों, सर हमें लगाना है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये लगाना है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई साहब, साहिल बहुत बढ़िया, सौरभ वेरी गुड। ऐसे ही मेहनत करते रहो भाई, ऐसे ही मेहनत करते रहो, बूंद बूंद से सागर भरता है। आप रोज पढ़ाई करोगे, एक दिन बेहतरीन हो जाएंगे सारे टॉपिक। अनिकेत, निशा, साहिल बहुत बढ़िया, समझ गए? अरे यार कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना इस सवाल में बच्चों, इस सवाल में कुछ। रोहित जैन सी बोल रहा है यार, सी कैसे बोल रहा है यार? सी कैसे बोल रहा है मेरे भाई? कैमडोज भी बहुत बढ़िया, प्रदीप भी वेरी गुड। देखो बच्चों, ज्यादातर बच्चों ने बी ही टिक किया है। यार देखो आप एक बात देखो यार, वेरी सिंपल। देखो आपके पास तीन चीजें हैं यार, तीनों मॉलिक्यूल को देखो। हमारे पास लॉ की पार्टीशन ऑफ एनर्जी जो है वो क्या कहता है यार? लॉ की पार्टीशन ऑफ एनर्जी हमें ये कहता है कि भाई साहब नंबर ऑफ एटम पे डिपेंड करता है यहाँ पे। और दूसरी बात मैं यहाँ पे देखूं तो देखो CO2 गैस है, सर CO2 गैस देखो तीनों में नंबर ऑफ एटम सेम है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। H2O है, CO2 है, SO2 है, इनमें नंबर ऑफ एटम क्या है सर? तीन तीन तीन। नंबर ऑफ एटम कितने हैं? तीन। सर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूंगा, 3n, तीनों में 999 सर। लेकिन ये दोनों कैसे हैं? नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, यानी कि ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। सर H2O में तीन ट्रांसलेशनल, तीन रोटेशनल और तीन वाइब्रेशन। सर SO2 में तीन तीन तीन। इधर क्या होगा सर? ये तीन होंगी, ये दो होंगी, ये चार होंगी। तो भाई साहब देखो ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही तो हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, फिर उसका डेरिवेटिव करते हैं, तभी तो CP आता है। तो जो इंटरनल एनर्जी है, क्योंकि CO2 कैसा हो गया? लीनियर, ये दोनों क्या है? नॉन लीनियर। तो इन दोनों की एनर्जी हमेशा सेम रहेगी, तो सीवी भी सेम आएगा। तो हमें ऑप्शन में देखना था SO2 और दूसरा क्या? H2O बराबर किसमें दिए हैं। और ऐसा आप देखो यहाँ तीनों बराबर दे दिए, गलत बात। यहाँ पे CO2 और SO2 बराबर दे दिए, गलत बात। यहाँ पे CO2 SO2 गलत बराबर दे दिए, यहाँ H2O और ये। क्लियर है रोहित भाई? रोहित जी अब क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ आया? कॉन्सेप्ट समझ आया? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी समझ आया? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आया, समझ आ गया? चलिएगा और सवाल दूं क्या आपको यहां से? और सवाल ट्राई करके देखोगे क्या? बताओ बच्चों, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से क्या और सवाल लिख के दे क्या? क्या नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूं मैं? कर लोगे? कर लोगे बच्चों? चलिएगा, कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला टॉपिक लेके चलता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा भाई। अगला टॉपिक आपका और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये काम आप कर लोगे, ये काम आप कर लोगे, सही है। एक टॉपिक और आपका यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ, ध्यान दीजिएगा भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, एक टॉपिक और यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ। चलिएगा, चले आगे, बोलो भाई। चले आगे, नेक्स्ट सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चों। अगला जो टॉपिक है ना, सुनिएगा भाई साहब, अगला टॉपिक देखो भाई साहब, अगला टॉपिक आपका प्रोसेस का, ध्यान दीजिएगा भाई साहब, प्रोसेस की बात करूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों, थर्मो के अंदर जब हम बात करते हैं ना प्रोसेस की, तो हम प्रोसेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं। ध्यान देना, हर प्रोसेस में हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं भाई, डब्ल्यू कैलकुलेट करते हैं सर, हीट कैलकुलेट करते हैं सर, तीसरा एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करते हैं, नंबर 4 सर इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। भाई साहब, हमें हर प्रोसेस में ये 4 चीजें हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, ध्यान दीजिएगा, ये 4 चीजें हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। और हर प्रोसेस में वेरी सिंपल है काम, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता। थोड़ा प्रोसेस हमें पढ़ने कौन कौन से होते हैं उसका आइडिया लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों, बेसिकली अगर मैं बात करूं वर्क की बात करूं भाई साहब, वर्क की बात करूं थर्मो के अंदर, देखो वर्क को हम यहाँ पे 2 चीज में डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे। क्या करके चलेंगे सर, एक हमारा होता है मैकेनिकल वर्क, एक हमारा क्या होता है मैकेनिकल वर्क, ध्यान दीजिएगा भाई साहब। सर एक हमारा होता है दैट इज नॉन मैकेनिकल वर्क, नॉन मैकेनिकल वर्क। बच्चों काम को थोड़ा समझना, यहां से भी सवाल आया हुआ है। एक होता है मैकेनिकल वर्क, एक होता है नॉन मैकेनिकल वर्क। सर मैकेनिकल वर्क को हम बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क, क्या बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। नॉन मैकेनिकल वर्क क्या होता है नॉन पीवी वर्क। अब देखो ये अलग अलग ब्रांच में अलग अलग नॉन मैकेनिकल वर्क आता है। जैसे अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना, आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वर्क की बात करते हैं तो क्या होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो ये हमारा कैसा वर्क होता है नॉन मैकेनिकल वर्क होता है। इसको छोड़ के जो भी हमारे पास यानी कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क में भी क्या होता है सर जी, ये हमारा पिस्टन होता है, यहाँ गैस फिटेड होती है, या तो हम सिस्टम पे काम करते हैं या सिस्टम काम करता है, यानी कि 2 प्रकार के काम होते हैं यहाँ, या तो एक्सपेंशन होता है या फिर कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन होता है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम सर, एक्सपेंशन होता है वर्क इज डन बाय द सिस्टम। In thermodynamics, work is done by the system taken to be negative, whereas work is done on the system is taken to be positive। यही बात होती है। अरे बोलो भाई, समझ गए, समझ आया, बोलो भाई। चलिएगा, यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लेके चलते हैं, फॉर्मूला लेके चलते हैं, डब्ल्यू हमारा क्या चलता है माइनस पीडीवी। एक्सपेंशन का वर्क नेगेटिव आता है क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम होता है, कंप्रेशन का वर्क पॉजिटिव आता है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। इससे रिलेटेड भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान देना भाई साहब, ये स्लाइड आपको मिल जाएगी। चलिएगा, सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा भाई साहब, सबसे पहली बात, अगर कह दे गैस इज एक्सपेंडेड इनटू वैक्यूम, गैस इज एक्सपेंडेड इनटू वैक्यूम, या फिर आपको ये कह दे भाई साहब फ्री एक्सपेंशन है, जैम में यहां से सवाल पूछ लिया है, कह दे फ्री एक्सपेंशन है, तो भाई साहब ध्यान रखना, देखो जब भी गैस को वैक्यूम में पास किया जाता है या फिर आपके पास फ्री एक्सपेंशन है, क्वांटम की मैराथन क्लास है 9 बजे, 9 बजे है जी 9 बजे, उससे पहले थर्मो का काम चल रहा है, ये पढ़ना चाहते हो तो ये पढ़ सकते हो। देखो गैस इज एक्सपेंडेड इनटू वैक्यूम, या फिर कह दे फ्री एक्सपेंशन कह दे, तो बच्चे ध्यान देना, फ्री एक्सपेंशन में हमारा जो पी एक्सटर्नल होता है प्रेशर हो जाता है 0, तो सर जी जो डब्ल्यू हमारा आता है माइनस पीडीवी, प्रेशर हो गया 0। तो ध्यान रखना ये 6 में भी पूछा जा चुका है और नेट में भी पूछा जा चुका है, जैम में भी पूछा जा चुका है, नेट में भी पूछा जा चुका है। पहली स्टेटमेंट वर्क से रिलेटेड, एक्सपेंशन का वर्क क्या होता है भाई साहब 0। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बोलो भाई। दूसरी बात देखो, दूसरी बात देखो, दूसरी बात देखो, दूसरी बात देखो, यहाँ पे समझना, शेयर जरूर करते रहो यार, आज तो शेयर करो यार, 5 घंटे का सेशन आपके लिए लेके आया हूँ मैं। यहाँ पे कह रहा हूँ ये इंटरनल प्रेशर है और यहाँ पे बाहर पी एक्सटर्नल प्रेशर है, ध्यान दीजिएगा, ये सिस्टम है और इसके बाहर हमारे पास सराउंडिंग है।
ध्यान दीजिएगा, नेट में 2 बार सवाल आया है यहां से। आप ही बताओगे, आप ही बताओगे। पहली बात, अगर मैं बोलता हूं P इंटरनल शुड बी ग्रेटर देन P एक्सटर्नल, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है? आप बताइएगा भाई, कमेंट कीजिएगा। अगर मैं कहता हूं P इंटरनल बड़ा है P एक्सटर्नल से, तो क्या बोलोगे आप? यानी कि इंटरनल प्रेशर ज्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर से। क्या बोलोगे? 2 बार नेट के एग्जाम में यहां से सवाल आया हुआ है। अच्छा, वॉइस कट रही है क्या भाई? जल्दी से बताइएगा भाई। आपसे कह रहा है P इंटरनल इज ग्रेटर देन P एक्सटर्नल, क्या बोलोगे इस स्टेटमेंट से रिलेटेड? क्या बोलोगे आप? बता दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा, क्या बोलोगे भाई? हाँ, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। वर्क इज डन बाय द सिस्टम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वर्क इज डन बाय द सिस्टम। बच्चों, अगर मैं यहां पे लिखता हूं P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन P इंटरनल, अब क्या बोलोगे? अब क्या बोलोगे? अगर मैं लिखता हूं P एक्सटर्नल ग्रेटर देन P इंटरनल, अब क्या बोलोगे? सर अब हम बोलेंगे जनरली यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? कंप्रेशन होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जनरली हमारे पास कंप्रेशन होगा, यानी कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। समझे या नहीं समझे? अरे बोलो भाई, समझ गए? करोगे? चलिएगा, चलिएगा। एक बात और, तीसरी बात और देखो वर्क से रिलेटेड बच्चों। तीसरी बात और देखो, जनरली जनरली इन सॉलिड एंड लिक्विड, इन सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के केस में जो आपका मैकेनिकल वर्क होता है, जो प्रेशर वॉल्यूम वाला वर्क होता है, मैकेनिकल वर्क ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल, नेग्लिजिबल होता है, यानी कि ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो। क्योंकि सर मैकेनिकल वर्क होता है W बराबर माइनस पीडीवी, और सॉलिड और लिक्विड में प्रेशर का कोई रोल नहीं होता। समझ गए? बोलो बच्चों। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जनरली सॉलिड इन लिक्विड जो वर्क होता है वो आपका क्या होता है? जीरो होता है, जीरो जीरो। सॉलिड और लिक्विड में मैकेनिकल वर्क ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल। और मैकेनिकल वर्क को ही क्या बोलते हैं सर? पीवी वर्क बोला जाता है। अपने पॉइंट नोट करते हुए चलना भाई, वर्क से रिलेटेड। समझ गए? बोलो जी, समझ गए? चलिएगा, चलिएगा, चलिएगा। यहां से अगर बच्चों में आपसे नॉन मैकेनिकल वर्क की बात करूं, नॉन मैकेनिकल वर्क की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो वहां पे आपसे कई चीजें पूछ सकता है। कर लोगे? चलिए अगली बात पे चलता हूं बच्चों। अगला पॉइंट देखो, इससे पहले आपने एक पॉइंट पढ़ा, ध्यान दीजिएगा भाई साहब, समझना एक बार, समझना एक बार, समझना। वर्क आपका कैसा होता है? वर्क कैसा फंक्शन होता है? सर वर्क इज ए पाथ फंक्शन, वर्क इज ए पाथ फंक्शन, वर्क पाथ फंक्शन होता है, वर्क पाथ फंक्शन होता है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सो टू कैलकुलेट वर्क, या फिर वर्क को पढ़ने के लिए हमें करना क्या पड़ता है? पाथ डिफाइन करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा। तो टू कैलकुलेट वर्क, वर्क वी हैव टू स्पेसिफाई द पाथ। हमें पाथ स्पेसिफाई करना पड़ता है। समझे या नहीं समझे? और पाथ को स्पेसिफाई किसमें करते हैं सर? सर इसको स्पेसिफाई करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ प्रोसेस, इन दी फॉर्म ऑफ प्रोसेस। नहीं पढ़ते क्या बच्चों? देखो, जो आपका वर्क है वो क्या है? पाथ फंक्शन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क को कैलकुलेट करने के लिए पाथ को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे सीपी पढ़ते हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जैसे सीवी पढ़ते हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट के फ्लो को हम पढ़ते हैं ना कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो बच्चों हम वहां पे स्पेसिफाई करते हैं क्या? पाथ स्पेसिफाई करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जब वर्क कैलकुलेट करते हैं तो पाथ स्पेसिफाई किया जाता है। नहीं पढ़ते हम? क्या पढ़ते हैं सर? सर पहले ये देखते हैं प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, फिर हम ये देखते हैं आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है,
लिक्विड मान लो एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है। तो ये जो पाथ हम स्पेसिफाई करते हैं किसकी फॉर्म में स्पेसिफाई करते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ प्रोसेस। समझ गए? अरे बोलो बच्चों, समझे या नहीं समझे? समझ गए? बोलो भाई। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये वाली बात भी गेट में पूछी गई है, आपने पढ़ा था। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर एंड प्रेशर जो डेल जी होता है वो किसके बराबर होता है, नॉन मैकेनिकल वर्क। ध्यान रखना बच्चों, नॉन मैकेनिकल वर्क बोले तो नॉन पीवी वर्क, नॉन पीवी वर्क। ये वाली बात भी पूछी गई है। कहां पूछी गई है सर जी? गेज के एग्जाम में पूछी गई है। तो बच्चों वर्क पढ़ने से पहले ये 3-4 पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, नोट कर लेना। समझ गए? ध्यान दीजिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर डेल जी, ये वाला सवाल गेट में पूछ चुका है, कर लेना अच्छे से। समझ गए? बोलो भाई, समझ आया नहीं आया? कर लोगे? समझ गए? चलिएगा, एक बात और देखो, एक बात और देखो बच्चों, एक बात और देखो, एक बात और देखो। एक बात और देखो यहाँ पे नंबर 5, अगर हम बात करें गैसियस रिएक्शन में, गैसियस रिएक्शन में अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, गैसियस रिएक्शन में बात करें या फिर किसी रिएक्शन के वर्क की बात की जाए, वहां पे वर्क आपसे पूछा जाए। जैसे यहां से सवाल पूछा गया था एक बार आईएससी बैंगलोर में, आईएससी बैंगलोर अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है, वहां पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, अगर गैसियस रिएक्शन में हमें वर्क कैलकुलेट करना है, ध्यान दीजिएगा, तो वर्क डिपेंड्स अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्यों ऐसा क्यों? देखो बच्चों, क्योंकि W हमारा होता है माइनस पीडीवी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब माइनस पीडीवी की अगर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसी रिएक्शन के लिए, तो पीवी बराबर एनआरटी करूंगा, इसका मैं कंप्लीट डेरिवेटिव करता हूं तो मेरे पास क्या होगा, पीडीवी होगा प्लस वीडीपी होगा। इधर अगर करता हूं तो आर तो कांस्टेंट है, तो मेरे पास यहाँ क्या होगा, आर डी होगा या फिर टी डेल एन होगा, टी डेल एन होगा, ये होगा मेरे पास यहाँ पे। अब बच्चों आपको पता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब रिएक्शन की बात होती है तो हमेशा रिएक्शन में टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे ही रिएक्शन होती है, तो dt 0 हो जाएगा, dt 0 हो जाएगा, यानी कि vdp कट जाएगा, rdt कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास सर, जो pdv है ना, जो pdv है सर, ये मेरे पास बन जाएगा डेल एन आर टी। डेल एन क्या होगा सर, डेल एन होगा नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट, ये चेंज आएगा। इसकी वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा, तो गैसियस रिएक्शन में W का फॉर्मूला मेरा बन जाएगा। भाई साहब एक बार सवाल यहां से आ चुका है, क्या पता यहां से फिर से सवाल पूछा जाए, ध्यान रखना भाई, एक बार सवाल यहां पे आ चुका है। कर लोगे? बोलो बच्चों, क्लियर है? अगर आपसे पूछता है ऐसे, कर लोगे? ध्यान रखना, गैसियस रिएक्शन में वर्क अगर आपसे पूछता है तो प्लीज W बराबर माइनस डेल एन आर टी बन जाएगा, डेल एन आर टी बन जाएगा गैसियस रिएक्शन में, नोट कर लेना। कोई भी रिएक्शन लिख के आपसे पूछ सकता है वर्क, तो उसमें हमें टेम्परेचर देगा केवल, और हमें क्या पुट करना पड़ेगा, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला बच्चे, वर्क डिपेंड्स अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, किसमें, गैसियस रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कोई देता है तो उसमें मुझे चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, करोगे। देखो वर्क से रिलेटेड 5 पॉइंट पढ़े अभी से, देखो बच्चों एक एक देखो। गैस इज एक्सपेंडेड इनटू वैक्यूम, फ्री एक्सपेंशन का वर्क क्या होता है, 0। जैम में सवाल पूछ चुका है। दूसरी बात, ये नेट में 2 बार यहां से सवाल आया है साइन कन्वेंशन से, पी इंटरनल और इससे, कर लोगे?
चलिएगा तीसरी बात, जनरली सॉलिड और लिक्विड के लिए मैकेनिकल वर्क क्या हो जाएगा, 0। तीसरी बात। नंबर 4 क्या है सर, हमारे पास वर्क इज ए पाथ फंक्शन, तो हमें वर्क को पढ़ने के लिए पाथ स्पेसिफाई करना पड़ता है, और वो किसकी फॉर्म में स्पेसिफाई करते हैं सर, इन दी फॉर्म ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस की फॉर्म में स्पेसिफाई करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सर जी टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल जी नॉन मैकेनिकल वर्क के बराबर होता है। इसके बाद ओहो, अगर गैसियस, अगर रिएक्शन की बात आ जाती है तो सर उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा सर, रिएक्शन में मुझे एक काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वहां पे W का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा माइनस डेल NRT। समझे या नहीं समझे, बोलो भाई। एक बात और ध्यान देना भाई साहब, सुनो, अगर रिएक्शन क्लोज वेसल में करवाता है, क्लोज वेसल में करवाता है तो वर्क आपका नहीं होगा, वर्क आपका नहीं होगा। ध्यान रखना, रिएक्शन अगर आपसे ओपन वेसल में करवाता है, ओपन वेसल यानी कि जिस जहां रिएक्शन हो रही है वो ओपन है, तब आप ये फॉर्मूला यूज करना, वरना वर्क आपका खत्म हो जाएगा, क्लोज वेसल में कोई काम नहीं होगा। ध्यान रखना भाई, इस बात को भी नोट कर लेना। TIFR कई बार कलाकारी कर देता है ऐसे सवाल पूछने में, ध्यान रखना। कह दे आपसे वर्क तो आपसे पूछा जाए, लेकिन फिर आपको कह दे कि वर्क आपके पास रिएक्शन क्लोज वेसल में है और आप निकाल के आ जाओ, इससे नहीं भाई, ध्यान रखना, वहां तो आपका 0 हो जाएगा। कर लोगे। एक और देखो, एक बात और देखो भाई साहब, एक और नेक्स्ट बात लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये वाली स्टेटमेंट नेट के एग्जाम में पूछी गई थी, ध्यान दीजिएगा, इसको भी नोट कर लेना। वर्क अपीयर ऑन द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, appear on the boundary of the system। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, वर्क आपका कहां अपीयर होता है, बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। ट्रू है या फॉल्स है सर, ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि वर्क जब हम करते हैं जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन जो होता है आपका, वो कहां लगता है, वो आपका सर बाउंड्री पे ही होता है। तो वर्क आपका कहां अपीयर होता है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन की बात होगी तो ध्यान रखना, वर्क इज अपीयर ऑन द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। बता दीजिएगा भाई साहब, वर्क से रिलेटेड जितनी बातें आपको बताई है क्लियर है, बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ यार। जल्दी से बताइएगा भाई, कर लोगे। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ध्यान रखना, आप देखो अगली बात शुरू करता हूं मैं। देखो सुनो भाई साहब, अब देखो जब हम प्रोसेस पढ़ते हैं ना, तो दो प्रकार के प्रोसेस पढ़े जाते हैं, एक रिवर्सिबल, दूसरा इरिवर्सिबल। दोनों में डिफरेंस भी पता होने चाहिए, मैं लिखूंगा नहीं केवल बताऊंगा। रिवर्सिबल जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप होते हैं, इरिवर्सिबल फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप होते हैं। रिवर्सिबल आपका आइडियल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल आपका रियल प्रोसेस होता है। यहाँ पे किसी भी स्टेप पे प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता। इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल में किसी भी स्टेप पे प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन इरिवर्सिबल में आपका प्रोसेस किसी भी स्टेप पे रिवर्स नहीं किया जाता। मेन काम रिवर्सिबल के अंदर बच्चे इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कांट बी यूज्ड। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं दोनों में। अब मुझे प्रोसेस पढ़ना कौन कौन सा होता है, देखो बच्चों कौन कौन से प्रोसेस इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मान लो रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल पढ़ना है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक पढ़ना है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल पढ़ना है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक पढ़ना है। टोटल कितने प्रोसेस हो गए, 4। 4 हमें आइडियल के लिए पढ़ने हैं। और देखो जैम में तो भाई साहब यहां से भी पूछा गया है, इन दोनों को हमें रियल में भी पढ़ना है। टोटल प्रोसेस कितने हो गए, 6। ध्यान रखना भाई, टोटल प्रोसेस कितने हो गए, 6। अब देखो भाई साहब, अब देखो, सुनना भाई साहब, अगली बात सुनना, यहाँ पे ध्यान से समझना एक बार। मेन रीजन क्या है यहाँ पे, सुनो आप। सबसे पहला प्रोसेस मैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, साइन खुद चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, फॉर्मूला सेम रहेगा, साइन आपका खुद चेंज हो जाएगा।
चलिए अगर मैं कहता हूं आपके पास प्रोसेस है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ध्यान दीजिएगा भाई साहब, क्या क्या होता है याद करो, डब्ल्यू का फॉर्मूला माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन होता है। ये नेट के एग्जाम में पूछ चुका है, ये जैम के एग्जाम में न्यूमेरिकल आ चुका है, डब्ल्यू का फॉर्मूला पहले प्रोसेस के लिए, ध्यान दीजिएगा। दूसरा अगर डेल यू की बात की जाए सर जीरो होता है, डेल एच की बात की जाए जीरो होता है सर, क्यू यहाँ पे माइनस डब्ल्यू होता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ कहता है डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल यू अगर जीरो है तो क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू यहाँ पे आपका हो जाता है माइनस डब्ल्यू। समझे या नहीं समझे? देखो पहले प्रोसेस में ये आपको ध्यान रखना है, सारे फॉर्मूले आपको बच्चों याद होने चाहिए। अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल में आपसे कलाकारी करवाएगा, ध्यान दीजिएगा समझना, आपसे कहते रिवर्सिबल है आइसोथर्मल है फ्री एक्सपेंशन है, जैसे जैम में पूछा गया था फ्री एक्सपेंशन है, तो देखो अगर फ्री एक्सपेंशन हो गया तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा जीरो, समझ गए। जैसे जैम में पूछा गया एक बार कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बता दीजिएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर रिवर्सिबल है आइसोथर्मल है तो जीरो होगा ना, क्योंकि आपको पता है आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी केवल किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का, और टेम्परेचर या आइसोथर्मल में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो बच्चों इन प्रोसेस को रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन को डब्ल्यू का फॉर्मूला ये रहा, डेल यू ये डेल एच ये आपका बन जाएगा, कर लोगे। यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, रिवर्सिबल है आइसोथर्मल है एक्सपेंशन है, ध्यान दीजिएगा भाई साहब, एक्सपेंशन अगर आ जाता है तो ध्यान रखना डब्ल्यू आएगा नेगेटिव, क्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। तो देखो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए मैं दो बातें बोलूंगा, दो बातें ध्यान से सुनना सर। बातें क्या बोलूंगा, बातें ये बोलूंगा कि यहाँ पे अगर डब्ल्यू नेगेटिव है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। दूसरी बात क्यू पॉजिटिव है तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, क्यू पॉजिटिव का मतलब है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ये आपके पास बन जाएगा। सही है, इनको ड्राइव करना सब करवा रखा है, वो कोई फायदा है नहीं, सही है ऑलरेडी करवा रखा है, हम रिवाइज कर रहे हैं। तो ध्यान रखना रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन पूछेगा, फ्री एक्सपेंशन पूछेगा तो डब्ल्यू क्या होगा जीरो, अब डब्ल्यू भी जीरो हो गया तो क्यू भी क्या होगा जीरो, और आइसोथर्मल में डेल यू भी जीरो होता है, डेल एच भी जीरो होता है, ध्यान रखना ऐसा प्रोसेस हो गया सब जीरो हो गया, कर लोगे। जैम में पूछा रिवर्सिबल है आइसोथर्मल है एक्सपेंशन है चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताइएगा, जीरो होगा। दूसरी बात अगर आपसे पूछता है, ध्यान दीजिएगा, रिवर्सिबल है आइसोथर्मल है एक्सपेंशन है, आपसे पूछे प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ कैसा आता है, सर एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारा ऐसा ग्राफ आता है, एट कांस्टेंट टी, कांस्टेंट टी पे। अगर आपसे पूछे पी बाई वी का स्लोप क्या होगा, तो सर स्लोप हमारा होता है डीपी बाई डीवी, और सर ये मेरा आ जाता है माइनस पी बाई वी, यही पूछता है। अरे बोलो भाई, अगर आपसे ये कह दे सर ये जो स्लोप आया है ना, ये जो स्लोप आया है ये क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होगा, एट टीसी, एट टीसी बता दीजिएगा, क्या कोई कमेंट करेगा भाई साहब? अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर वॉल्यूम का आपसे कर पूछता है क्या आएगा, स्लोप क्या आएगा एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्या कोई जवाब देना चाहेगा आप में से भाई साहब? आप में से बच्चों क्या कोई जवाब देना चाहेगा? रिवर्सिबल है आइसोथर्मल है एक्सपेंशन है, अगर आपसे पूछ ले एट क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम का स्लोप क्या आएगा, बताओ बच्चों स्लोप क्या आएगा, बताना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि मैंने आपका एक टेस्ट लिया था ऐप के ऊपर, और उस टेस्ट में बच्चों मैंने एक टेस्ट लिया था आपका, बच्चों याद हो तो, कन्वर रोहित एमसीक्यू आता है और डेरिवेशन सारा करा रखा है, बिल्कुल आसान है। यहाँ इस सेशन में आपके डाउट आपका रिवीजन प्लस क्वेश्चन सोल्विंग प्रॉब्लम ये मैं यहाँ करवा रहा हूँ। बताओ इस बात का जवाब दो, ये सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप P वर्सेस V कर्व एट क्रिटिकल टेम्परेचर, बच्चों ये सवाल पूछा जा सकता है, और इवन आपने टेस्ट नहीं दिया ये मैं बता चुका हूँ यार, ऐसे ही पेपर में फंस जाते हैं यार, आप सारी चीजें करते तो नहीं है, टेस्ट में भी सवाल पूछा गया है, आपका पहला जब टेस्ट लिया था मैंने उसमें ये सवाल पूछा गया था। अरे बच्चों याद करो यार, हमें पता है प्रेशर वॉल्यूम में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे
तो ग्राफ ऐसा आता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। जब टीसी आता है तो ग्राफ ऐसा हो जाता है, कब? जब क्रिटिकल टेम्परेचर आता है। तो टीसी के ऊपर मेरे पास ग्राफ क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो डीपी बाई डीवी जो स्लोप है क्रिटिकल टेम्परेचर पे 0 आएगा, क्योंकि वॉल्यूम के चेंज करने से प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा। मनीष कुमार वेरी गुड। तो ऐसे एग्जाम में आपको चीजें तब याद होंगी जब आप प्रेजेंट रहोगे यार, समझ गए? ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना। ये देखो ये देखो ये देखो, रिवर्सिबल आइसोथर्मल की कहानी खत्म 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 खत्म। चलिएगा, अगर मैं आपसे ये कहता हूं आपसे कह दे रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल है, कंप्रेशन है, सब फॉर्मूले सेम रहेंगे। बस या जब तू कैलकुलेट करेगा ना तो W तेरा ऑटोमेटिक पॉजिटिव आएगा, Q तेरा क्या आएगा? नेगेटिव। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन के बारे में बच्चा तू क्या बोल सकता है यहाँ पे? आप ये बोल सकते हो सर, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे काम किया जाता है और सिस्टम हीट रिलीज करता है, क्योंकि क्यू क्या है? नेगेटिव। सिस्टम पे काम किया जाता है और सिस्टम हीट रिलीज करता है। समझे या नहीं समझे? बताइएगा बच्चों, जल्दी से बताओ यार। कर लोगे? बोलो जी, कर लोगे? समझ आ गया? नेक्स्ट अगर आपसे पूछता है, चलिएगा दूसरे प्रोसेस में चलता हूं। अगर आपसे पूछता है इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ध्यान दीजिएगा सर। सर मुझे पता है इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। मान लो ए पॉइंट से बी गैस पे आपका गैस का एक्सपेंशन हो गया, P1 V1 है, P2 V2 है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, एक्सपेंशन है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। यहाँ पे देखो बच्चों, ये फॉर्मूला नहीं पूछा है, ये फॉर्मूला नहीं पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा। इरिवर्सिबल से सवाल नहीं आया, क्या पता पूछ ले आपसे। तो जब भी इरिवर्सिबल एक्सपेंशन होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साफ साफ एक वर्ड कहेगा, गैस इज एक्सपेंडेड अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर। इस वर्ड पे फोकस कर रहा हूं मैं। साफ साफ बोलेगा गैस इज एक्सपेंडेड अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर। तो बच्चों हमें पता है यार, इंटीग्रेशन हम कर नहीं सकते, तो W हमारा पीडीवी होगा और जो प्रेशर होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, पेपर में P एक्सटर्नल गिवन होगा। अगर इफ नॉट गिवन सर हम क्या लेंगे? जो P2 होगा, जो फाइनल प्रेशर होगा, उसी को P एक्सटर्नल मान के सवाल सोल्व करेंगे और हमारे पास W का फॉर्मूला बन जाएगा -P2 V2 माइनस V1। अब इसको आप मॉडिफाई कैसे भी कर सकते हो। नेट के एग्जाम में तो आपसे सीधा यही फॉर्मूला ही पूछ सकता है, समझा नहीं समझे? इसको मॉडिफाई कैसे करोगे? लो जी W बराबर -P2 V2 माइनस V1। क्या करोगे? V2 V1 की वैल्यू पुट कर दो। आपको पता है सर, इस पॉइंट पे अगर मैं लिखना चाहूं P1 V1 इज इक्वल टू nRT, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। इस पॉइंट पे लिखना चाहूं P2 V2 बराबर nRT, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। सर यहाँ पे V2 क्या होगा? सर nRT डिवाइडेड बाई P2। अच्छा सा फॉर्मूला बना देते हैं। सर यहाँ पे V1 क्या होगा? सर nRT डिवाइडेड बाई P1। ये मेरे पास बन जाएगा। समझा नहीं समझे? समझ गए? बोलो भाई, समझ गए? ये आपके पास बनेगा, सही है। दूसरी बात यहाँ पे देखो, W बराबर पॉजिटिव है, Q बराबर नेगेटिव है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फॉर्मूला बना इंटीग्रेशन का, -P2, P2 की वैल्यू क्या है? nRT डिवाइडेड बाई P1। P2 ये क्या है? nRT डिवाइडेड बाई P1। समझ गए? nRT कॉमन ले लेंगे, P2 को बाहर ले, P2 को अंदर ले जाएंगे, तो P2 बाई P2 बाई P1 ये आपके पास बन जाएगा। भाई साहब ये फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, 1 माइनस P2 बाई P1। ध्यान रखना, W का फॉर्मूला नेट के एग्जाम में तो सीधा सीधा यही पूछा जा सकता है। बाकी अगर आइसोथर्मल है, आइडियल है, डेल U 0 डेल H 0, Q बराबर -W, वही बात रहेगी। अनिकेत जी क्या समझ नहीं आया भाई? क्या समझ नहीं आया? देखो ध्यान रखना भाई, कौन सी चीज में आपको समस्या होगी बता दो मेरे को भाई, मैं फिर से बता दूंगा, सही है ना? क्योंकि थर्मो हमें इस सेशन में थोड़ा तेजी से रिवाइज करना था बच्चों। थ्योरी तो सेशन आप कंप्लीट कर चुके होंगे, ध्यान दीजिएगा, थ्योरी आप कंप्लीट कर चुके होंगे और
थ्योरी अगर आपको कवर करनी है तो जल्दी ऐप के ऊपर बिल्कुल बेसिक से थर्मो का पूरा कोर्स आ रहा है, वहां पे आप पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेस है। तो बच्चों दोनों प्रोसेस देखो, प्रोसेस से आपके रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो या रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, फॉर्मूला सेम लगेगा। कर लोगे, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो देखो मेन हमें सवाल को समझना होता है। देखो अभी तक रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन दे या फिर कंप्रेशन दे, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन दे, कंप्रेशन दे। देख भाई, डब्ल्यू का फॉर्मूला ये नेट में पूछा, एनआरटी एल एन वी टू बाई वी वन, ध्यान रखना। सर डेल एच और डेल यू ये दोनों जीरो होते हैं। क्यों जीरो होते हैं? क्योंकि सर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dt जीरो होगा, तो वहां पे h t का फंक्शन है, u t का फंक्शन है, t ही कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो, चेंज इन एंथैल्पी भी जीरो। और आपको पता है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर डेल यू जीरो हो गया तो जो आपका q है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू के बराबर। इधर ये सारा काम सेम रहेगा, ये सारा काम सेम रहेगा, q बराबर माइनस डब्ल्यू रहेगा। यहाँ पे चाहे एक्सपेंशन आए चाहे कंप्रेशन आए, फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। यहाँ पे एन आर टी वन माइनस पी टू बाई पी वन। लो भाई साहब, दो प्रोसेस आपके हैं ये, ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देख ये क्या कहता है, पीवी क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या कहता है, यहाँ पे भी पीवी बराबर कांस्टेंट है। ये तो लगेगा ही, बस फॉर्मूला दोनों में ये आपका बदल गया है। यहां से नेट के एग्जाम में, जैम के एग्जाम में सवाल पूछ चुका है बच्चों, इरिवर्सिबल से सवाल जरूर पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। और इरिवर्सिबल प्रोसेस है या नहीं है कैसे समझेंगे, वहां पे एक लाइन जरूर देख लेना, वहां पे एक ये वर्ड जरूर याद करेगा, गैस इज एक्सपेंडेड या कंप्रेस्ड अगेंस्ट, अगेंस्ट वर्ड जरूर यूज करता है, ध्यान रखना भाई। या तो इरिवर्सिबल मेंशन करके दे ही देगा या फिर वर्ड यूज करेगा अगेंस्ट। क्लियर है बच्चों? चलिएगा, पूरा थर्मो हम नहीं कर पाए लेकिन मैक्सिमम चीजें मैंने धीरे धीरे प्रोसेसिंग में चल रही हैं, सही है ना? सारी चीजें आप सीख जाओगे, सही है, कर लोगे? अरे बोलो भाई। तो पहला प्रोसेस हो गया आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, रिवाइज हो गया है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका रिवाइज हो गया है। बोलो बच्चों, कर लोगे? समझ गए? चले आगे। क्या सवाल किया जाए? चलिएगा बच्चों, इन प्रोसेस से आगे जो आपका जो सेशन रहेगा थर्मोडायनेमिक्स का, ध्यान दीजिएगा, वो आपका मैक्सिमम जो पोर्शन रहेगा कल 6 बजे आके मैं फिर से कवर करवा दूंगा। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, आज का जो सेशन आपका आएगा मिस नहीं करना है आपने। आज सेशन होगा आपका रात्रि 9 बजे। 9 बजे आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स का सेशन रहेगा। प्लीज क्वांटम मैकेनिक्स का सेशन रहेगा, पढ़ के जरूर आना। 9 से 12 चलेगा, सबको लेके आना भाई। जो भी पढ़ना चाहे 9 से 12 क्वांटम मैराथन क्लास आपकी आएगी, सही है। अगर आप और भी टेस्ट देखना चाहते हो, कल से मेरे टेस्ट शुरू हो जाएंगे भाई साहब। कंप्लीट क्वांटम की कोशिश करूंगा 9 से 12। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, सब बच्चों को बता दीजिएगा। आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, सही है ना। अभी तक जो भी आपने पढ़ा, आपने जितना भी क्वांटम रिवाइज किया है, 4 यूनिट आपके सीएसआर नेट के सिलेबस में है। कोशिश करूंगा मैं मैक्सिमम पोर्शन आपका कवर करवा दूं। कवर करवाने का तरीका ये रहेगा भाई साहब, थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा धीरे चलूं लेकिन अंत तक सारी चीजें खत्म कर दूं, सही है। तो प्लीज जो हमारी क्वांटम की आज की मैराथन क्लास है हाँ, फिर कल 6 PM पे थर्मो की क्लास होगी। कुनवर कुनवर रोहित, बिल्कुल कल होगी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, प्लीज बच्चों 9 बजे जरूर आए, इस सेशन को जरूर ज्वाइन करें। मजा आएगा, डेफिनेटली अच्छा होगा अगर आप बने रहोगे, सही है।
तो उम्मीद करता हूँ, देखो सिलेक्शन भी इतने ही बच्चों का होता है जितने बच्चे अपनी टीचर की बात फॉलो करते हैं, सही है ना, जहाँ सबका नहीं होता है। क्योंकि काफी बच्चे पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या वो होता है, क्या इंटरनेट खर्च हो जाएगा। भाई साहब, सिलेक्शन डिपेंड करता है नंबर ऑफ रिवीजन पे, कि कितनी बार आपने चीजों को रिवाइज किया, कितनी बार चीजों को आपने सुना, कितनी बार आपने अपनी गलती सुधारी, कितने क्वेश्चन आपने लाइव में जवाब देके देखे, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, इतनी चीजों पे डिपेंड करता है। वो एक दिन 3 घंटे वो ऐसे तैयार नहीं होता। तो जब आपको ऐसा मौका मिलता है कि सारा टॉपिक आपका, एक बड़ा टॉपिक एक साथ खत्म होने जा रहा है, रिवाइज हो रहा है, पूरा रिवीजन हम करवा रहे हैं, सही है, तो आइएगा यार, ज्वाइन कीजिएगा, सही है। तो मैं मिलूंगा आपको बच्चों आज शाम को 9 बजे, यानी कि मात्र 1-1.5 घंटे के बाद, और फिर 9 से 12 हमारा ये सेशन रहेगा। और मैं आपसे उम्मीद चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा आए, ताकि कॉन्फिडेंस रहे। लेकिन कॉन्फिडेंस मेरा रहेगा लास्ट तक, जो भी बच्चे विश्वास करके आएंगे, चाहे एक ही आए चाहे 2 ही आए, सही है। चलिएगा, थैंक यू सो मच बच्चों। तो 9 बजे मिलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के साथ, चलिएगा। इसी के साथ आज के सेशन को मैं विराम करता हूं, फिर से कनेक्ट हो रहा हूं 9 बजे क्वांटम की मैराथन क्लास के साथ। तो बच्चों तब तक अपना डिनर कर लीजिएगा, और आज 9 से 12 3 घंटे हम पढ़ाई करेंगे, जबरदस्त वाली, सही है। ये मैसेज सब बच्चों को आप स्प्रेड कर देना, जो भी आपके दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छी चीज स्प्रेड करने में कोई पैसा नहीं लगता, कहीं ना कहीं से ऊपर वाले किधर ना किधर से ब्लेसिंग होती है, सही है। तो आपकी प्रिपरेशन बेस्ट रहे, जबरदस्त रहे, इसलिए सफलता बैच में आते रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा हमें अनअकैडमी पे भी। और अनअकैडमी का आप अगर जाओगे तो वहां पे डेली मेरे लाइव टेस्ट होते हैं। आपको एक काम करना है, जय भगवान फॉलो करवाना है, सही है। साइड शेयर करना है भाई, कुनवन, रोहित, अनिकेत, मनीष कुमार, जो डेली आते हैं। एक्चुअली कुछ बच्चे तो डेली फॉलो करते हैं। डेफिनेटली आपको मजा आएगा जब आप एग्जाम देने जाओगे यार। आपकी सारी गलती उससे पहले, एग्जाम से पहले मैं करवा लूंगा, सही है। तो बच्चों जो भी डेली आते हैं उनको जरूर आना है, और शेयर जरूर करना है यार, शेयर जरूर करना है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे 9 बजे क्वांटम लाइव सेशन के साथ, 9 से 12। सुपर फ्राइडे आज बना देंगे हम, पढ़िएगा अच्छे से। इसी के साथ आज के सेशन को अभी समाप्त करता हूं, फिर से मिलूंगा, फिर से ज्वाइन करूंगा 9 बजे।